किसी कोई डाउट कल की क्लास में? नो सर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में क्या कह रहे हैं? सहायक संधि। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा ट्रैप था ये। हमारे जो देशी रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट थे, उनको फंसाने का ये ट्रैप था। और वो हमारे पास आके क्या बोले कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आपको आपके पड़ोसियों से डर है, क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं वो आप पे अटैक करते हैं, आपका इलाके में रेड मारते हैं, पैसा लूट के ले जाते हैं, आपकी आर्मी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में जब भी बात आए कि कभी कोई एमसीक्यू ऐसा है कि सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में सबसे पहले किसने यूज किया, तो सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में सबसे पहले यूज किया था फ्रांसीसियों ने। फ्रेंच ने यूज किया था इसको। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले इसको यूज किया था। और फ्रांसीसी में जब भी बात की जाएगी तो कौन आएगा? डुप्ले। फ्रांसीसियों में जब भी बात की जाएगी तो आएगा डुप्ले। डुप्ले फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को यूज करना भारत में शुरू किया था। क्या करता था डुप्ले? ये डुप्ले क्या करता था, जो भी इसके दोस्त थे उनको अपनी आर्मी किराए पे देता था। डुप्ले फ्रांसीसी आर्मी यानी फ्रांसीसी कमांडर्स, फ्रांसीसी जो सोल्जर्स हैं, उनको किराए पे देता था कि भाई ठीक है, तुम्हें युद्ध लड़ना है, तुम ये ले लो, और हमारे अगर सोल्जर तुम्हारे पास जाएंगे, हमारे अगर ऑफिसर तुम्हारे पास जाएगा, तो हम तुमसे क्या चार्ज करेंगे? पैसा चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले इसको भारत में यूज करने वाला कौन सा यूरोपियन पावर है? तो वो है फ्रांसीसी। लेकिन डुप्ले का आप जैसे जानते हैं, इसका कार्यकाल बड़ा छोटा सा था। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर यानी पहला आंग्ल कार्नाटिक जो युद्ध था और दूसरा आंग्ल कार्नाटिक युद्ध, इसी में ये बेचारा था। उसके बाद तो इसको बुला लिया गया था। और फिर गोदेहू आया था, गोदेहू के बाद काउंट डी लाली आया था, उसको लाल कर दिया 1760 में अंग्रेजों ने। एयरपोर्ट ने कूट दिया था उसे। तो डुप्ले का जो टेन्योर था काफी कम था, लेकिन इसने शुरू किया। तो कभी एमसीक्यू में आता है इस सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को किस यूरोपियन पावर ने भारत में शुरू किया, तो आप टिक मारेंगे फ्रांसीसी। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को भारत में किस यूरोपियन ने शुरू किया? अगर ऑप्शन में डुप्ले है तो आप डुप्ले लिखेंगे। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता है कि सब्सिडरी अलायंस को व्यापक रूप में, सब्सिडरी अलायंस को मॉडर्न तरीके से बहुत ज्यादा एरिया में किसने एक्सपेंड किया या किसने सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया, तब आप लिखेंगे इसका नाम, तब आप लिखेंगे वेलेज़ली का नाम। तब आप नाम लिखेंगे वेलेज़ली का, क्योंकि वेलेज़ली ने इसका बहुत बड़े स्तर पे यूज किया। बहुत सारे जो किंगडम थे उसको इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले शुरू किसने किया? तो शुरू में आप लिखेंगे हमेशा डुप्ले को। आप डुप्ले का योगदान, उसका कंट्रीब्यूशन बताएंगे। और यहाँ पे सहायता किस रूप में की जा रही है? मिलिट्री पावर देने के रूप में की जा रही है। आपको हम असिस्टेंट कैसे दे रहे हैं? अपनी आर्मी, अपने गोला बारूद, अपनी गोली बंदूक आपको दे रहे हैं कि आप इसका उपयोग कर सके। तो सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या? जब अब हम यहाँ पे जो सब्सिडरी अलायंस की कहानी पढ़ेंगे वो किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सब्सिडरी अलायंस जिसको लॉर्ड वेलेज़ली ने यूज किया, वो क्या थी? तो सबसे पहले जब भी आप सब्सिडरी अलायंस की बात करेंगे तो आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि उस समय हमारे पास जब अंग्रेज थे, यानी इसका टेन्योर क्या था? 1798 से लेकर 1805, 7 साल ये यहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। तो उस समय तक कुछ ऐसे राज्य थे जो इंडिपेंडेंट थे, आजाद थे, उनको अंग्रेजों से मतलब ही नहीं था। जो छोटे छोटे राज परिवार थे वो अंग्रेज ना उनके काम में दखल देते थे, ना ये अंग्रेजों से भिड़ते थे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हो गए थे, कुछ ऐसे स्टेट थे जो प्रोटेक्टेड थे। प्रोटेक्टेड मतलब अंग्रेज उनको सुरक्षा दे रहे थे, अंग्रेज उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। जैसे सबसे पहला जो प्रोटेक्टेड स्टेट की बात आएगी वो कौन सी आएगी? अवध। अवध को ऐसा लिखा जाता है OUDH, हिंदी में तो अवध लिख ही देंगे हम। और अवध सबसे पहले प्रोटेक्शन में कब आया? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक संधि हुई थी जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। उस संधि में जो शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, उससे अंग्रेजों ने लिखवा लिया था कि भाई पहला चीज कि अंग्रेजों की आर्मी तेरे यहाँ रहेगी, दूसरा
तुम किसी पे अटैक नहीं करोगे, कोई तुम पे अटैक नहीं करेगा। अगर कभी भी ऐसा कोई अटैक करने की बात आती है तो हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। मतलब हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो अवध सबसे पहला ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर प्रोटेक्टेड स्टेट बनता है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। उसके बाद जो अवध है वो क्या बन जाता है, प्रोटेक्टेड स्टेट। तो अंग्रेजों ने किस पे दांव खेला, अंग्रेजों ने प्रोटेक्टेड स्टेट पे दांव खेला। जिनको संरक्षित किया, जिनको वो सुरक्षा देने का वादा किया, उन पे ही इन्होंने सारा कामकाज खेला। ये वेलेस्ली के आंखों में वही लोग थे भाई। वेलेस्ली कब आए, 1798 में। और अवध को मैं बोल रहा हूँ प्रोटेक्टेड स्टेट कब से बन गया है, 1765 से। अवध तो तब से बन गया है। तो जब वेलेस्ली आया तो उसने देखा कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनको हम किसी भी प्रकार की सहायता कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी निगाह उन पे गई कि यार इसको मैं, इससे क्या साइन करवाता हूँ, सब्सिडरी लाइन साइन करवाता हूँ। ठीक है। दूसरा, इसने वेलेस्ली ने ये देखा कि भाई ऐसे कौन से स्टेट है जो मेरे लिए खतरा है, जैसे मैसूर, जैसे मराठा, ये अंग्रेजों के लिए खतरे हैं। उनको भी इसने कहा कि भैया सब्सिडरी लाइन आपको साइन करनी है। कुछ ने तो प्यार मोहब्बत से साइन कर दी, और जो अड़े, जैसे टीपू सुल्तान अड़ा, तो उसको 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मार दिया। और उसके बाद वडियार का जो राजा था, छोटा सा बच्चा, उससे साइन करवा ली। तो अगली बात यह है कि सब्सिडरी अलायंस के कौन कौन विक्टिम है, कौन कौन उसके निशाने में थे। तो सब्सिडरी अलायंस किससे साइन करवाई गई, पहले उन राज्यों से जो किसी न किसी रूप से अंग्रेजों द्वारा संरक्षण प्राप्त थे, जो किसी न किसी डिग्री में अंग्रेजों द्वारा प्रोटेक्टेड थे, जैसे कि फॉर बेस्ट एग्जांपल अवध का है। दूसरे कौन इसके विक्टिम बने, दूसरे कौन निशाने पे थे, ऐसे राज्य जो अंग्रेजों के लिए क्या थे, खतरे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैसूर या मराठा। तो जो अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे, या अंग्रेजों को जिनसे डर था कि ये बार बार हम पे अटैक करेंगे। तो फिर दूसरा जो विक्टिम थे वो कौन थे, ऐसे जो अंग्रेजों के क्या थे, दुश्मन थे। तो कभी सवाल है कि सब्सिडरी लाइन्स में कौन कौन लोगों को शामिल किया गया। तो पहले उनको जो पहले से प्रोटेक्शन में थे, जैसे अवध, जैसे हैदराबाद, जैसे आरकोट, जैसे तंजौर, जैसे त्रावणकोर, ये पहले से प्रोटेक्शन में थे जाने अनजाने। भाई आरकोट की हम कहानी देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड कर्नाटिक वॉर से ही वो उनके अंदर में चला गया था। ठीक है। तो हैदराबाद की कहानी देखेंगे तो वो जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें जब हैदर अली से सहायता मांग रहा था हैदराबाद का निजाम, उसके बाद उसको सहायता नहीं मिलती है, तब वो चला जाता है उसके अंडर में। त्रावणकोर तो बहुत पहले से इनका दोस्त बना बैठा है। तो पहले यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्टेट में आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, अवध, त्रावणकोर, आरकोट, तंजौर। और जो दुश्मन है स्टेट, उसमें आप किसका नाम लिख सकते हैं, मराठा और मैसूर, ये बड़े दुश्मन थे इनके। तो अब अभी तक हमने ये देख लिया कि सब्सिडरी लाइन्स की शुरुआत किसने की थी, उसको व्यापक रूप से किसने यूज में लाया। फिर हमने देखा कि सब्सिडरी लाइन्स में किसके साथ की गई। तो दो कैटेगरी है, एक प्रोटेक्टेड स्टेट और एक एनिमी स्टेट। यहां मैं लिख देता हूं एनिमी स्टेट। एनिमी स्टेट यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, दुश्मन, दुश्मन राज्य। और दुश्मन राज्य में आप बहुत अच्छा, आपके पास एग्जाम्पल किसका है, मैसूर का और मराठा का। तो यहां तक ये कहानी क्लियर है सभी को। रिप्लाई कर दो। सर हाँ सर जो आपने सर वो शुरू की किसने की थी सर, ये वाला सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। इसको शुरुआत में सबसे पहले भारत में यूज किया है फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसी में भी जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, इसने शुरुआत की थी। और डुप्ले जब था तो वो जो आपका आरकोट के नवाब है या हैदराबाद वाले थे, जब भी इससे कोई मदद मांगता था कि भाई हमारी मदद कर दो, तो ये अपनी आर्मी दिया करता था उनको और उनसे पैसे लिया करता था। मतलब कर तो रहा है सहायता, और सहायता कैसे कर रहा है, थ्रू मिलिट्री सपोर्ट। तो मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है और उसके बदले में पैसा लेता था। तो डुप्ले का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इसने शुरू हमारे देश में इसने किया। मतलब वेलेस्ली के दिमाग में अगर सब्सिडरी अलायंस आई है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डुप्ले वाला काम रहा होगा। ठीक है। और बाद में बहुत बड़े जोर शोर से वेलेस्ली को जनक माना जाता है भारत में सब्सिडरी अलायंस का।
लेकिन उसका जो इनिशियल जिसने किया, जो प्रणेता है, जिसने इसको शुरुआत किया, जो इसका फाउंडर है, वो है डुप्ले। लेकिन सबसे ज्यादा स्तर पे किसने यूज किया, वो है वेलेजली ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर है बात? यस सर। सर प्रोटेक्टेड स्टेट बाय फ्रांस ना, रवि पवार कह रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस जिनकी सहायता करेगा वही अंग्रेजों का दुश्मन होगा। भाई अंग्रेज के दुश्मन डैनिश भी हैं, अंग्रेज के दुश्मन पुर्तगाली भी हैं, अंग्रेज के दुश्मन फ्रांसीसी भी हैं, अंग्रेज के दुश्मन और कौन सा था, डच भी है। तो जो सिंपल सा फंडा है, जो अंग्रेजों का दोस्त नहीं वो अंग्रेजों का दुश्मन, भले उसको कोई और यूरोपियन पावर सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन हम देखे हैं इतिहास में कि सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों ने ही दूसरे लोगों का सपोर्ट किया है। चाहे महाराजा रणजीत सिंह की बात कर लेंगे, चाहे मैसूर में देख लेंगे, तो जो आदित्य जोशी कह रहे हैं कि सब्सिडी लाइन साइन करने वाला पहला स्टेट कौन था, मैं बताऊंगा। अभी तो मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ, अगली साइड में चलेंगे तो हम बताएंगे। तो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अंग्रेजों की आर्मी है, ये आर्मी है अंग्रेजों की, लेकिन इनका खाना खर्चा कौन उठाएगा, वो राज्य जो सब्सिडी लाइन साइन करेगा। मतलब रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्ती चल रही किसकी, अंग्रेजों की, लेकिन उनकी पगार कौन देगा, वो राजा भारतीय देंगे। समझाऊंगा ये चीज में। तो अब जो सब्सिडी लाइन साइन करेगा उस उसको क्या क्या बातें माननी पड़ेगी। अब सवाल ये कि सब्सिडी लाइन जब हम साइन करते हैं तो उसमें क्या क्या शर्तें होती है। पहली शर्त ये है कि भैया आप अपनी आर्मी खत्म करिए, डिसबैंड योर आर्मी। मान लो ये कौन सा सबसे पहला जो सब्सिडी लाइन को साइन करने वाला व्यक्ति है, वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद पहले से अंग्रेजों के अंडर में था, प्रोटेक्शन में था, बड़ी आसानी से साइन कर लेता 1798 में। पहला क्या भैया, अपनी आर्मी आप खत्म करिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि हैदराबाद के पास मान लो 10,000 की आर्मी है तो 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल देगा, नहीं नहीं, नौकरी से नहीं निकाल रहा किसी को। ये 10,000 लोगों की आर्मी है, अब इनकी वर्दी चेंज हो जाएगी। इनकी वर्दी कैसे हो जाएगी, अंग्रेजों वाली, और इनको पगार कौन देगा, सॉरी, इनकी वर्दी हो जाएगी अंग्रेजों वाली, इनकी ट्रेनिंग होगी सब अंग्रेजों वाली, बाकी पगार आएगी हैदराबाद से ही। लेकिन ये किसको यस सर बोलेंगे, ये 10,000 लोग यस सर बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे आज मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है अंबानी की, उसको सरकार ने खरीद लिया तो वो हो गई सरकारी, तो उसको पेमेंट कौन देगा, सरकार देगी। या कोई सरकारी कंपनी है उसको प्राइवेट ने खरीद लिया तो वो अब प्राइवेट हो गई, उसको पगार कौन देगा, प्राइवेट वाला। वैसा ही यहाँ पे था कि आर्मी को डिस्बैंड किया गया, मतलब अब ये आर्मी हैदराबाद के नवाब के अंडर में नहीं रहेगी, हैदराबाद के निजाम के अंडर में नहीं रहेगी। वो आर्मी अब किसके अंडर में रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो इसको कंट्रोल करेंगे। दूसरी शर्त क्या थी, आपका जो दरबार है, कोर्ट मतलब जज वाली कोर्ट नहीं है, कोर्ट मतलब दरबार, राजा का दरबार को क्या कहा जाता था, कोर्ट कहा जाता था। तो आपके दरबार में एक अधिकारी रहेगा, उसका नाम रहेगा ब्रिटिश रेसिडेंट, ये आपके दरबार में बैठेगा ही। तीसरी, ये सब शर्तें हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द कंडीशंस इंप्लाइड इन द सब्सिडियरी अलायंस, कौन कौन सी शर्तें थी सब्सिडियरी अलायंस में, ये सब शर्तें आपको हूबहू ऐसे लिख देनी है। तीसरी शर्त क्या बोल रहा है कि जो राज्य साइन करेगा सब्सिडियरी अलायंस, जैसे मान लो हैदराबाद ने साइन किया, तो हैदराबाद लिखित में लिख के देगा कि मैं किसी और यूरोपियन पावर को, किसी और यूरोपियन को अपने यहाँ किसी भी तरह की नौकरी में नहीं रखूंगा। यानी अगर मैंने साइन कर ली है, हैदराबाद ने साइन कर ली है सब्सिडियरी अलायंस, तो हैदराबाद का जो निजाम है वो अपने यहाँ चपरासी से लेकर एडवाइजर तक की किसी भी पोस्ट में किसी और यूरोपियन को नौकरी में नहीं रखेगा। तो किसी और यूरोपियन का मतलब क्या, फ्रांसीसी, डच, जी। पुर्तगाली, डैनिश, और भी कोई यूरोपियन आ जाए। तो इसमें का फॉरबिडन मतलब है मनाही है कि भैया आप किसी और यूरोपियंस को नौकरी नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो इससे क्या, अब देखो क्या, पहली देखो बेचारे को घाटा क्या लग रहा है, एक तो आपने उनकी आर्मी खत्म कर दी, कल को वो आपके खिलाफ लड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास उसकी आर्मी नहीं है। दूसरा, आपने अपना एक जासूस या अपना एक आदमी बैठा दिया ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम से, वो बेचारा कल कुछ भी बात करेगा अपने दरबार में, वो सुनता रहेगा, जाके बोल देगा वहां पे कि भैया ये राजा यहाँ का ऐसी ऐसी बात करता है। तीसरा, अगर उसको लग रहा है कि फ्रांसीसियों से मदद ली जाए या डेनिश वाले ये अच्छा काम करते, डच वाले इस काम में अच्छे हैं, हम इनकी मदद ले लें, तो वो भी नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो राज्य किसको नौकरी में रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को।
तो बाकी जो यूरोपियंस है उनका पत्ता वैसे ही कट गया। और अगली शर्त क्या है कि जो ब्रिटिश है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उस राज्य के आंतरिक मसलों पे दखल नहीं देगा। आंतरिक मसलों मतलब कि भैया राज्य में कहाँ पानी देना है, कहाँ कितना टैक्स लेना है, राज्य में कोई जलसा होना है, या राज्य में कोई जो राजा है वो कुछ अपना नया काम करना चाहता है वो कर सकता है। इंटरनल अफेयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी अफेयर्स, यानी जो हैदराबाद का मान लो पड़ोसी है मैसूर, हैदराबाद चाह रहा है कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूं मैसूर के साथ, वो भी नहीं कर सकता क्योंकि ये वो एक्सटर्नल मैटर हो गया। हैदराबाद के पड़ोसी कौन है, आरकोट, हैदराबाद चाहता है कि आरकोट में अच्छे आम मिलते हैं, मैं वहां से आम मंगा लूं, तो वो भी नहीं मंगा सकता क्योंकि वो बाहरी मैटर है। हैदराबाद का पड़ोसी कौन है, चावड़कोर, हैदराबाद को लगता है कि मैं चावड़कोर चला जाऊं दर्शन करने मंदिर के, तो वो भी नहीं जा सकता बिना अंग्रेजों से पूछे। यानी जितने भी एक्सटर्नल अफेयर से बाहरी काम है वो सारा इनकी बिना परमिशन के नहीं होगा, और अंदर के जो काम है उसमें हम दखल नहीं देंगे। तो आपको देख के लग रहा है कि ये जो राजा है, ये राजा किस काम का राजा, ना उसके पास खुद की आर्मी है, ना वो बेचारा खुद कुछ कर पा रहा है क्योंकि एक ब्रिटिश एसिस्टेंट वहां बैठा हुआ उसके उसके कहने पे काम कर रहा है, ना वो किसी को अपने चाह कर किसी और को नौकरी में रख पा रहा है। अगर उसको लग रहा है फ्रांसीसी किसी काम में अच्छी है, मालूम चला कोई फ्रेंच डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हैदराबाद को लग रहा है मैं इसको रख लेता हूँ अपने यहाँ यार, मेरा ही इलाज करेगा, लेकिन नहीं रख सकता। अगर हैदराबाद चाह रहा है कि शादी कर लूं, यहाँ पे बातचीत कर लूं, यहाँ से मैं आम खरीद लूं, यहाँ से मैं जमीन खरीद लूं, तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बाहरी मैटर है। तो ये मतलब अब किस काम का राजा, तो धोबी का कुत्ता हो गया, कहने को बस राजा नवाब बनाए। तो सब्सिडियरी अलायंस में क्या बोल रहा था अंग्रेज आके, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, और ऐसी सहायता। लेकिन और डराया क्यों था, हैदराबाद ने क्यों साइन किया, हैदराबाद को बोला भाई तेरे बगल में मैसूर है, अभी टीपू सुल्तान जिंदा, ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान 1799 में मारा जाएगा। हैदराबाद को बोला भाई तेरे बगल में मैसूर है, वो तेरे पे अटैक करता है। हैदराबाद को बोला कि भाई देख मराठा है, मराठा भी तेरे पे अटैक करते हैं। हैदराबाद को बोला कि देख भाई हैदराबाद के पास में ही हमारी मद्रास वाला हेडक्वार्टर है, प्रोविंस हमारी वो है, प्रोविंस क्या कहते हैं उसको, प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, अगर तेरे को कोई दिक्कत होगी तो मद्रास से आर्मी आ जाया करेगी, तो तू मेरा दोस्त बन जा। हैदराबाद को मैंने डराया, और जब डर गया तो उसको पॉलिसी बेच दी। कौन सी पॉलिसी बेची, सब्सिडरी लाइन्स। तो ये कुछ शर्तें हैं कि जो भी राज्य सब्सिडरी लाइन साइन करता है उसको क्या क्या चीजें माननी पड़ती हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? यस सर। थर्ड पॉइंट फिर से बता देते, देखो तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जो राज्य सब्सिडरी लाइन साइन करेगा, जो भी राज्य सब्सिडरी लाइन साइन करेगा, वो किसी भी गैर गैर ब्रिटिश को, ऐसे लिख देता हूं, गैर ब्रिटिश को नौकरी में नहीं रख सकता, गैर ब्रिटिश को नौकरी में नहीं रख सकता। गैर ब्रिटिश मतलब फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, डेनिश, यानी कोई सिर्फ उस राज्य में नौकरी में रखे जाएंगे तो अंग्रेज ही रखे जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग ही रखे जाएंगे, या इंग्लैंड के लोग रखे जाएंगे मोटे तौर पे। इंग्लैंड के अलावा यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड के अलावा किसी और यूरोपियन का कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि चपरासी की पोस्ट में भी रख नहीं सकते आप विदाउट ब्रिटिश परमिशन। यानी अंग्रेज जब तक आपको परमिशन नहीं देंगे तब तक आप उसको रख नहीं सकते। अंग्रेज क्यों देंगे परमिशन, तो मोटे तौर पे इन्होंने क्या किया, सारे जो दूसरे यूरोपियंस थे उनका पत्ता काट दिया, यानी एक तरह का रिजर्वेशन कर दिया यहाँ पे कि भाई आप तो नौकरी दोगे तो सिर्फ अंग्रेजों को दोगे, बाकी किसी को नौकरी ही नहीं दोगे। ठीक है, तो ये है तीसरा वाला पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर एक बात पूछनी थी। हाँ सर ये फोर्थ पॉइंट में अपन बोल रहे हैं कि ब्रिटिश वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स, बट अगर हम फिर बाद में बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो इनका सब्सिडरी अलायंस का ही वायलेशन हो गया फिर, क्योंकि उसमें तो आप इंटरनल अफेयर्स में हाँ, घुस तो रहे हो। अंग्रेज अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं ना, वो तो उनका इतिहास ही रहा है। वो आज आपके साथ कोई संधि करेंगे और 20 साल बाद बदल जाएंगे, लेकिन अगर आपने जो उनके साथ संधि की है उसमें आपने थोड़ा चूचा किया तो फिर आप पे अटैक कर देंगे। सही है सर। ठीक है, तो हाँ मैं जी इसको सर। इरेज करता हूँ, आगे देखते हैं क्या।
और यहाँ पे लिखा है देखिए, फर्स्ट अलायंस वाज मेड विद निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। हैदराबाद ने तो क्या बोलूं, हैदराबाद, खैर उसने तो ऐसे साइन कर ली जैसे हम आप लोग कोई ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, बस ओके कर देते हैं, ऐसे ही उसने साइन कर ली होगी। खैर, तो अब आप इसमें लिखा हुआ है कि भाई इन रियलिटी, असलियत में देखिए तो सब्सिडियरी अलायंस जिसने साइन की, जिसने सहायक संधि साइन की, उसने जाने अनजाने क्या क्या बातें खो दी, या जाने अनजाने उसने अपनी क्या क्या ताकत खो दी। तो पहले ही उस राज्य ने, उस राजा ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। यहाँ लिखा है क्या क्या लॉस कर दिया, लूज कर दिया, क्या क्या चीज खो दी, गंवा दी, अपनी स्वतंत्रता खो दी। भैया पहले वो कुछ भी करता, अब उसने साइन कर दिया, अब तो वो जो ब्रिटिश रेसिडेंट है वो बताएगा आपको क्या करना है। दूसरा, सेल्फ डिफेंस का राइट भी खो दिया। अब सोचो कल को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आके या उसकी आर्मी आके उस राजा को भी अगर गोली मार दे तो भी उसके पास खुद की आर्मी तो है ही नहीं, वो तो डिफेंड भी नहीं कर सकता। तीसरा, वो बेचारा जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करता कि भाई उसको बेटी की शादी करना है, उसको कहीं पे हमला करना है या कोई भी और चीज करनी है कुछ, वो भी आपने उससे छीन लिया। क्योंकि अब यहाँ पे लिखा है कि जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और देखो इन्होंने कागज में जो लिखा था कि आंतरिक मसलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन आप खुद सोचो उस दरबार में कौन बैठा है, ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा है। अब मालूम चले कि मान लो मैं हैदराबाद का मान लो उस समय का क्या हूँ, निजाम हूँ, मैंने बोला कि यार अभी रमजान आ रहा है या अभी ईद आई है, हम चाहते हैं कि ईद के मौके पे सारे हैदराबाद के निवासियों को एक एक सोने का सिक्का दिया जाए। ये मेरा इंटरनल मैटर्स था, मैं किसी को कुछ भी बांटूं। और अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देंगे, लेकिन इन रियलिटी वो ब्रिटिश रेजिडेंट था ना, वो हर चीज में दखल देता था। आपने कैसे बोल दिया सबको सोने के सिक्के बांटो, आपके पास पैसे कहाँ हैं, और पैसे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हो। यानी सच्चाई तो ये थी कि वो राजा कब उठेगा, कब बैठेगा, कब सोएगा, कब खाएगा, कब पिएगा, क्या पहनेगा, सब कुछ वो डिसाइड कर रहा था। बस ऑन पेपर ये लिखा था, जब किसी साइन कराते हैं तो अच्छा चीज लिखते हैं ना, बाद में पता चलता है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन और थी। तो ऑन पेपर तो ये था कि अब आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देंगे, लेकिन ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट था या रेसिडेंट बहादुर जो था, वो तो उसने हर एक मसले में दखल दिया, हर एक मसले में। फॉरेन, यहाँ पे लिखा है कि आप विदेशी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, सही बात है भाई। मैंने बोला कोई फ्रांसीसी अच्छा डॉक्टर है, या कोई डच वाला अच्छा संगीतकार है, या कोई हो सकता है पुर्तगाली कोई अच्छा म्यूजिशियन हो, तो ये चाहते हैं हमारे दरबार में वो संगीतकार रहे, हमारे दरबार में म्यूजिशियन रहे, लेकिन नहीं एम्प्लॉय कर सकते उसको। और इनके आसपास के जो इनके पड़ोसी हैं उनके साथ मान लो कोई विवाद है, मालूम चले कि भैया मैसूर के साथ इसका विवाद था, कल को मैसूर ने ही इसको ऑफर दिया कि भाई चलो यार विवाद खत्म करते हैं, अपन दोनों तो भाई भाई हैं। लेकिन सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद सामने से आया हुआ ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भले इसके पड़ोसी बोले आओ मिल लेते, गले मिल लेते हैं यार, दोस्ती यारी करते हैं, हटाओ तुम क्या अंग्रेजों की गोद में बैठ गए जाके, लेकिन बेचारा वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने हर तरह के फॉरेन अफेयर्स को वो डिक्टेट नहीं कर सकता, वो अपने पड़ोसियों तक से बात तक नहीं कर सकता, उनके साथ एक खत भी लिख नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कि उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दे लेटर लिख के, वो तक नहीं कर सकता था। पकड़े आता तो फिर वो ब्रिटिश जो रेजिडेंट था वो फिर खबर देता और वहां से आर्मी आके इसको ठोकती अलग से। और आर्मी आती भी क्यों, आर्मी तो उन्हीं की थी ना, अंग्रेजों की आर्मी उनके घर में बैठी थी। तो बेचारा किस काम का राजा, आप देखो। अच्छा, इसके एक और मैं इफेक्ट बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो मेनली पिंडारियों के कारण हुआ था। पिंडारियों पर अटैक कर रहे थे अंग्रेज, और जो बाजीराव सेकंड था जो उस समय का पेशवा था, उसको लगाया कहीं पे हम पे ना अटैक कर दे। असल में जो पिंडारी, इनकी मैंने कहानी आप लोगों को बताई है कि ये पिंडारियों को मराठा रिक्रूट किया करते थे, मराठा इनका यूज किया करते जब भी युद्ध करते थे। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही सारे जो मराठा कॉन्फेडरेसी है उन लोगों ने सब्सिडियरी लाइन साइन कर ली। ठीक है, सबसे आखिर में साइन करने वाला था इंदौर का होलकर। तो अब जब सब्सिडियरी लाइन साइन कर ली, इसका मतलब आपकी आर्मी या तो पूरी तरह खत्म कर दो, या तो अपनी आर्मी आप छोटी कर दो। तो जब अपनी आर्मी आप छोटी कर दोगे या पूरी तरह खत्म कर दोगे, तो ये जो पिंडारी जिनको पहले पैसा मिलता था, ऐसा सोल्जर ये काम करते थे, इनको पैसा मिलता था, ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और जब ये बेरोजगार होंगे
तो फिर क्या करेंगे भाई? अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, तो वो चोरी कर रहे हैं। चोर को पकड़ते पुलिस पूछती भाई चोरी क्यों की, तो बोलता है कि भाई मैं पहले 20,000 रुपये कमाता था, 6 महीने से पगार नहीं मिली, माँ बीमार है इसलिए चोरी कर ली। तो जब ये पिंडारी बेरोजगार हो गया तो वो भी क्या करेगा? चोरी चमारी करेगा, लड़ाई करेगा, अटैक करेगा, और गुस्सा किस पे निकालेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो ऑन रिकॉर्ड तो ये कहा गया पिंडारी परेशान कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसलिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर शुरू हुआ। लेकिन इसका रीजन आप देख ही रहे हो कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब सबने सब्सिडी लाइन साइन कर ली तो इन पिंडारियों को काम मिलना खत्म हो गया, और फिर ये इन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाला? अंग्रेजों पे निकाला। तो इसे यहाँ मैंने लिखा है अनफोर्सीन इफेक्ट, मतलब ऐसे इफेक्ट जो अनचाहे इफेक्ट थे, या जिसको देखा नहीं गया, ऐसे इफेक्ट। तो कभी आपसे पूछे कि नहीं नहीं पिंडारी लुटेरे थे ही नहीं, या पिंडारी तो हमेशा मराठा के साथ अच्छे से रहे हैं, तो अचानक पिंडारी को ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए? तो आप इसमें डाल सकते हैं कि भाई सब्सिडी लाइन साइन करने के बाद मराठाओं की पावर बहुत ज्यादा कम हो गई ना। अब ये रेड, अब देखो जिसने सब्सिडी लाइन साइन की वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बात नहीं कर सकता, उन पे लड़ाई नहीं कर सकता, उनसे कुछ और नहीं कर सकता। पहले मराठा क्या करते थे? बंगाल तक जाके रेड करते थे, जिसको मैंने बोला था ये बर्गी किया करते थे। तो जब रेड मारने आते थे उनको बहुत सारी आर्मी लगती थी, पिंडारी को भी नौकरी मिल रहा था। अब मराठा अपने बगल में बात नहीं कर सकता बगल वाले राज्य से, तो जब बात नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, तो काहे की लड़ाई, काहे की रेड? तो पिंडारियों की तो जॉब जानी ही थी। तो ये एक और रीजन है, आप लिख सकते हैं। कभी कभी कोई बोले नहीं पिंडारी को जस्टिफाई करो यार, पिंडारी गलत नहीं थे, कोई अड़ी जाए आपसे एग्जाम मेंस में सवाल ही आ जाए कि प्लीज जस्टिफाई दैट पिंडारीज आर इनोसेंट, कि पिंडारी जिसे कहते हैं निर्दोष थे, उनके जो भी उन्होंने किया वो उनकी मजबूरी थी। तब आप इसमें डाल सकते हैं सब्सिडी लाइन्स वाला क्लॉज, कि अंग्रेजों ने किस तरह मराठाओं की जो पूरी ताकत है वो सब्सिडी लाइन साइन करके खत्म कर दी। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। अब इसमें कई सारी स्टेजेस हैं, स्टेजेस याद नहीं करनी, बस समझनी है। स्टेजेस बस समझनी है आपको। जैसे मान लो मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो मैं सबसे पहले आपसे क्या पूछूंगा? आपका नाम, फिर आप मुझसे मेरा नाम पूछेंगे, फिर अगली बात मैं पूछूंगा आप कहाँ से, आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं, आप कब से तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम अपने फिर क्या निकालेंगे? एक म्यूचुअल इंटरेस्ट निकालेंगे कि ऐसी किसी चीज पे बात करें जो मुझे भी पसंद है और जो तुम्हें भी पसंद है, तभी तो हम दोस्त बनेंगे। कि हाँ यार, जो मुझे आम खाना पसंद है, इसको भी आम खाना पसंद है, चलो मोदी जी से दोस्ती कर लेते हैं, मोदी जी को भी आम खाना पसंद है। तो पहले क्या करते हैं? बातचीत होती है, फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट ढूंढे जाते हैं, उसके बाद दोस्ती धीमे धीमे प्रगाढ़ होती है। फिर पता चलता है कि यार जिसको मैंने दोस्त समझा उसी ने मेरे पेट में खंजर घोंपा, या उसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो यहाँ पे कई स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस बस कहानी के रूप में आप समझो। पहले क्या करते थे अंग्रेज? भाई अंग्रेजों की मैं अगर बात करूं तो 1757 में इन्होंने अपना पहला कमाल दिखाया। क्या दिखाया? बैटल ऑफ प्लासी। और ये कमाल इनका कब तक चला है? 1799 तक। क्योंकि 1799 में हम एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मार दिया था। किसने मारा था? आर्थर वेलेस्ली ने मारा था। तो ये धूमधाम जब मचा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बड़े बड़े लोगों को हरा रहे हैं, बंगाल हार गया, मुगल हार गया, मराठा हार रहे हैं, मैसूर हार रहा है, हैदराबाद हार रहा है, आरकोट हार रहा है, सब हार रहे हैं। कुछ इनसे दोस्ती कर ले रहे हैं, कुछ ज्यादा अड़ रहे हैं, टीपू सुल्तान जैसे गोली खा रहे हैं सिर में, लेकिन धूम मचा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो जब कोई भी छोटा राज्य कमजोर पड़ता था, जैसे आज भारत अगर कमजोर पड़ रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन में या किसी और चीज में, तो दुनिया भर के पाकिस्तान भी मुंह उठा के बोल रहा है भैया हम भी मदद कर देंगे। पाकिस्तान नहीं बोल रहा है हमसे एम्बुलेंस ले लो, देख लो वक्त ऐसा आ गया पाकिस्तान भी हमसे बोलता है एम्बुलेंस ले लो। खैर, तो जब हम मुसीबत में हैं तभी दुनिया मदद कर रही है, अच्छी बात है कि हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जब कैसा, मान लो कोई छोटा सा राज्य है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, HY फॉर हैदराबाद। हैदराबाद के चारों ओर अलग अलग राज्य हैं, मराठा है, मैसूर है, श्रावणखोर है, तंजौर है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। अब हैदराबाद को ये डर है कि भाई मेरे ऊपर अटैक होता है, और ऐसा नहीं आज से नहीं, कई दिनों से अटैक हो रहा है, कई दशकों से अटैक हो रहा है। तो पहले तो हैदराबाद सीधे मुगलों के अंडर में था, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी हैदराबाद को छू ले। लेकिन जब वो मुगलों से आजाद हो गए 1724 में, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, उसके बाद से ही मैसूर मराठा इन पे चढ़ाई करना शुरू कर दिए।
तो शुरू में जब हैदराबाद को दिक्कत हुई तो हैदराबाद समय समय पे अंग्रेजों से हेल्प मांगा कि सर थोड़ी सी आर्मी दे दोगे क्या यार, मराठा अटैक करता है, मैसूर अटैक करता है। या अंग्रेज खुद ही बोले हैदराबाद से, यार तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें आर्मी चाहिए, हम देते हैं ना। जब तुम्हें लगे बता दिया करो, आर्मी भेज दिया करेंगे, अपनी टुकड़ी भेज दिया करेंगे, किसी के साथ युद्ध करना है टुकड़ी भेज दिया करेंगे, बस आर्मी आएगी उसका खाना खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। हैदराबाद ने बोला इससे अच्छी क्या बात है यार, भाई जब हमें जरूरत है तब हमें आर्मी मिल रही है। तो ये पहली स्टेज थी कि व्हेन नीड, जब जरूरत थी तब आर्मी दी गई, और जरूरत खत्म तो आर्मी चली गई वापस। दूसरी स्टेज क्या थी, धीमे धीमे हैदराबाद ने 1 2 बार 3 बार देखा कि यार अंग्रेजों की आर्मी कितनी बढ़िया है यार, उनके पास बंदूक है, गोला बारूद है, फटाफट युद्ध करते हैं, फटाफट लोगों को मारते हैं। हैदराबाद इंप्रेस हो गया। हैदराबाद ने धीमे से बोला कुछ सालों बाद, ये मैं कहानी समझा रहा हूँ आपको, हैदराबाद ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से कि सर आपकी आर्मी बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं आपकी कुछ टुकड़ियां, कुछ सोल्जर मेरे यहाँ परमानेंटली रह सकते हैं क्या, आपकी आर्मी रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पे लड़ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी बोला वेरी गुड, आपको कितने सोल्जर चाहिए, 500 1000 5000 हम दे देंगे। तो सोल्जर जो है वो आपके नेटिव, मतलब तुम्हारे राज्य में ही रहेंगे, नेटिव स्टेट में ही रहेंगे, बस इनका पैसा मुझको चाहिए। तो दूसरी स्टेज में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक हैं वो परमानेंटली कहाँ सेटल, मतलब रह रहे हैं उस राज्य में, उस राज्य में परमानेंटली, मान लो हैदराबाद में परमानेंटली स्टेशन हो गए कि भैया ठीक है ले लो 5000 की आर्मी, बस इनका पैसा चाहिए। ये हुई दूसरी स्टेज, सेकंड स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या हुआ, अंग्रेज की जो आर्मी खड़ी है, अब अंग्रेज की आर्मी खड़ी है तो अंग्रेज पैसा मांगता है। अब अंग्रेज का कोई धर्म ईमान तो था नहीं, आज 100 रुपए मांग रहा है, अगले महीने बोला नहीं भाई 500 रुपए लगेगा। तो आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो अंग्रेजों की आर्मी की, आपने बोला ठीक है साहब मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, ले लो 500 रुपए। अगले महीने अंग्रेज ने बोला नहीं भाई 500 रुपए में काम नहीं होगा, अब तो 1000 रुपए लगेगा। अब आप क्या हो गए, आप ट्रैप हो गए, आप फंस गए। आप चाहते हो कि आर्मी मेरे पास रहे, इससे क्या होता है आसपास के लोग मुझ पर अटैक नहीं करते, लेकिन जब इतना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे आज एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का मान लो 5000 का इंजेक्शन है, 1.5 लाख का मेरा, मजबूरी में भाई ले रहे हैं लोग, पता चला नकली भी ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है लेना पड़ेगा। अब इसकी मजबूरी है कि भाई इसको आर्मी तो रखनी ही है, क्योंकि जैसे इसकी आर्मी हटेगी यहाँ से वैसे अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन पर डिपेंडेंट हो गया था और पैसा मुंह मांग रहे हैं। तो धीमे धीमे क्या होगा, ये हैदराबाद या कोई और भी होगा, ये बोलेगा साहब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आर्मी मुझको रखनी है। तो अंग्रेज बोलेंगे यार फिर क्या करें यार, पैसा तो हम लेंगे, बिना पैसे के हम अपनी आर्मी नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या बोलेगा, वो राज्य बोलेगा एक काम करो साहब, ये मेरा राज्य है इतना बड़ा, एक काम करो आप मैं इसका इतना बड़ा टुकड़ा आपको दे देता हूँ, मैं आपको अपना एक क्षेत्र दे देता हूँ, इस क्षेत्र को आप रख लो, आपको दे दिया, लिख दिया, और बस ये है कि आपकी आर्मी मेरे यहाँ रहनी चाहिए परमानेंट। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, इन्होंने उनका एरिया छीनना शुरू किया, क्योंकि भाई पैसा ही पे नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो आज आपको किसी को पेमेंट करना है, या आप लोग कहते हैं ना बीमारी में लोग गरीब हो गए तो उन्होंने घर बेच दिया, कार बेच दी, तो वैसे ऐसा ही इनको रखनी है आर्मी और पैसा दे नहीं पा रहे, तो इनको क्या देना पड़ेगा, अपनी जमीन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जमीन ले ली, उसका एरिया ही खत्म कर दिया, मतलब आए थे सहायता करने, अब उसकी ही जमीन ले रहे, ये हुई थर्ड स्टेज। तो अब धीमे धीमे ये थर्ड स्टेज में क्या है, समय के साथ इसकी बहुत सारी जमीन ही लेते चले जाएंगे कि भैया तुझे पैसा तेरे पास है नहीं और हम मुंह मांगा लेंगे, धीमे धीमे इसकी जमीन लेते चले जाएंगे, ये एरिया हो जाएगा छोटा। और फिर जब आएगा डलहौजी, बोलेगा यार तुम छोटे से राज्य में रह क्यों रहे हो, तुम्हारे चारों ओर तो हम हैं, तुम्हारी अधिकतर जमीन तो हमने हड़प ली है। डलहौजी बोलेगा इसको खाई जाओ, इसको खत्म ही कर दो। इसलिए जब मैंने आपको बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत का सिद्धांत उन्हीं पे लागू होगा जिन्होंने सब्सिडियरी लाइन साइन की है, कि समय के साथ वो इतने कमजोर हो चुके हैं, ना उनकी जेब में पैसा है, ना उनके पास आर्मी है, ना उनके पास उनकी खुद की जमीन बची है। तो कह रहे थे ये सहायता कर रहे हैं, लेकिन असल में ये हमको लूट रहे थे, हमको बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, तो जब पैसा ना चुका पाए तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जमीन दे दी। यहाँ पे लिखा है ना कि पैसा नहीं चुका पाया तो सीड टेरिटरीज, मतलब इनकी जमीन ही उसने छीन ली, कुछ समय तक तो पैसे देंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो बोलेंगे भाई ठीक है जमीन ले लो। तो इस तरह धीमे धीमे दोस्ती का हाथ बढ़ा के इन लोगों ने उस दोस्त को, उस राज्य को ही खत्म कर दिया। पहले उसकी आर्मी खत्म की, उसका पैसा खत्म किया, अपना एक ब्रिटिश का रेजिडेंट बहादुर वहां पे
डिप्लॉय कर दिया, उनसे बोला किसी और को नौकरी में नहीं रखोगे, उनसे बोला किसी और से तुम बात नहीं करोगे, किसी और के साथ तुम किसी तरह के रिश्ते नहीं रखोगे, तुम किसी और से बात करना तो मुझसे पूछोगे। इनको बोला कि तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन दखल दे रहे थे ये। और इन्होंने इनको बोला कि तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे, तुम्हारी आर्मी नहीं रहेगी, अब मेरी आर्मी रहेगी, और उसका खाना खर्चा भी तुम दोगे, मेंटेनेंस भी तुम दोगे। अब सोचो, अगर कोई आपसे कहे कि अंग्रेज तो लाख भी नहीं थे, लाख से भी कम थे, इतनी बड़ी आर्मी उन्होंने देश में कैसे मेंटेन की? इतनी बड़ी आर्मी, उनकी आर्मी अफगानिस्तान में लड़ रही है, उनकी आर्मी मैसूर में लड़ रही है, उनकी आर्मी बंगाल में लड़ रही है, उनकी आर्मी म्यांमार में लड़ रही है, उनकी आर्मी नेपाल में लड़ रही है। उस समय ट्रक तो थे नहीं कि ट्रक से भर भर के लोगों को ले गए, या अपने पास ग्लोब मास्टर एरोप्लेन भी नहीं था कि यहाँ से उठाई आर्मी ले गई। तो इतनी बड़ी आर्मी उन्होंने कैसे मेंटेन की? तो इसका एक ही आंसर है, विद द हेल्प ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। दूसरे के पैसे पे खुद की आर्मी मेंटेन कर ली। उस राजा से को डराया कि तेरे पास तुझको चारों ओर से खतरा है, तो मेरी आर्मी रख ले। मतलब अपनी आर्मी रखी, लेकिन जेब से 1 रुपया खर्च नहीं किया। यानी हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। ऐसा था सब्सिडियरी अलायंस। तो कभी कोई कहे कि एक पॉलिसी का नाम बताओ जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें, अपनी रूट्स इतनी ज्यादा डीप कर ली, इतनी ज्यादा गहरी कर ली अपनी जड़ें, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी अलायंस। पैसा इनको मिल रहा है। अब आप खुद सोचो, जिस राज्य ने सब्सिडियरी अलायंस साइन की, उस राज्य में अगर अंग्रेज व्यापार कर रहा है, तो क्या उस राज्य में इतनी हिम्मत है कि अंग्रेजों से बोले भाई टैक्स दे? क्योंकि उस राज्य में टैक्स कौन मांगेगा? उसके सैनिक ही नहीं है कि जाके टैक्स मांगे, उसके पास ऑफिसर से नहीं बचे कि जाके टैक्स मांगे। और जब कभी टैक्स मांगे भी, ब्रिटिश रेजिडेंट बहादुर बोलता है कि राजा भाई गद्दी में बैठना है कि नहीं बैठने का, तुम्हें हटाई दे गद्दी से। तो राजा तो बोलेगा नहीं साहब, गद्दी में तो रहना है हमें। बोले चुपचाप बैठे रहो। तो टैक्स फ्री हो गया, इनकी ही आर्मी हो गई। तो कोई और व्यापारी यहाँ पे व्यापार करना भी चाहेगा तो उसको मार के भगा देंगे। इनका ही नियम कायदा कानून चल रहा, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनकी ही आर्मी है, इनकी ही आर्मी है, बस खर्चा इनको नहीं करना, सारा खर्चा उससे ले रहे हैं। किससे? उस नेटिव स्टेट से, उस राज्य से जिसने सब्सिडी लाइन साइन की। तो देखो, जब हम मराठा पढ़े हैं तो हमने बोला कि भाई कई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में कि सर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद कई किताबों में लिखा है कि लोगों ने सब्सिडी लाइन साइन कर ली। जैसे होलकर के कंफ्यूजन में बताता हूँ आपको। होलकर के बारे में लिखा 1850 में उसने सब्सिडी लाइन साइन कर ली। कहीं कहीं लिखा है 1818 में होलकर ने सब्सिडी लाइन साइन की। तो असल में उसने साइन तो 1805 में की। लेकिन जब वो साइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले ही हस्ताक्षर में ही वो सारी शर्तें लिख देगा अंग्रेज, नहीं। पहले तो साइन क्या बोलेगा कि हम दोनों पक्के दोस्त हैं, ये कागज है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जब भी सहायता लगेगी हमारी आर्मी आएगी। बस इतना ही साइन होता था सब्सिडी लाइन्स में शुरुआत में। धीमे धीमे जैसे साल दर साल बीतते थे, इनसे नए नए कागज साइन करवाते थे कि अब ज्यादा बड़ी आर्मी आएगी तो ज्यादा पैसा लगेगा, अब ज्यादा बड़ी आर्मी आएगी तो ज्यादा खर्चा लगेगा। और 1818 आते आते होलकर खत्म ही हो गए। यहाँ तक कि 1818 में हमने देखा मराठा की पेशवाई भी खत्म हो गई, और जो लास्ट पेशवा था बाजीराव सेकंड, उसको पेंशन दे के क्या बोला, बिठूर जाके बैठो, कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहां जाके बैठो। तो अगर 1805, जैसे 1803 में सबसे पहले साइन किया था जो नागपुर वाले सिंधिया, उन्होंने साइन किया 1804 में। फिर जो भोसले, वो नागपुर वाले भोसले ने साइन किया 1803 में, 4 में सिंधिया ने साइन किया, 5 में होलकर ने साइन किया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा रहता है कि 17 में सिंधिया ने साइन किया, 18 में होलकर ने साइन किया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मैंने कई सारे इसकी स्टेजेस समझा दी आपको। क्लियर हो रही बात? तो सब्सिडी लाइन साइन करने का मतलब नहीं कि पहले दिन से ही ये पूरी तरह बर्बाद हो गए। सब्सिडी लाइन साइन करने का मतलब ये कि हाँ, अब ये अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में आ गए। दे आर नाउ टर्म्ड एज द प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ये अब अंग्रेजों के संरक्षित राज्य माने जाएंगे। और 50 साल बाद डलहौजी नाम का व्यक्ति आएगा और इन्हीं संरक्षित राज्य को खत्म कर देगा, खा जाएगा, विद द हेल्प ऑफ इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? हाँ पूछिए। सर पहले उन लोगों ने मतलब नॉर्मली स्टार्ट किया होगा ना, बाद में अपनी कंडीशंस रखना स्टार्ट करी होंगी ना? हाँ हाँ, पहले तो बिल्कुल सिंपल सी बात कि भैया हम आप मित्र हो गए हैं, अब आप पे कोई अटैक करेगा तो हमारी आर्मी बिल्कुल आएगी, बस जब भी आया करिए तो आप उसका जो पैसा है वो दिया करिए। ओके सर। सर जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी की स्टार्टिंग करी थी सर, ये कभी किसी से साइन नहीं करवा पाए क्या? या इनकी पॉलिसी का सिर्फ ब्रिटिशर्स ने मतलब उन्होंने फायदा उठाया, ये कभी किसी से साइन नहीं करवा पाए?
यार फ्रांसीसी जब आए थे ना, अब आप खुद सोचो, फ्रांसीसी 1664 में आए हैं, ठीक है, 1764 तक तो उनका सुपड़ा ही साफ हो गया, 1760 में ही सुपड़ा साफ हो गया था मांडी वॉश में। 100 साल भी ढंग से देश में रह नहीं पाए, रहे हैं लेकिन एज अ ट्रेडर, नॉट एज अ रूलर, ठीक है, तो वो कभी कर ही नहीं पाए। पुर्तगाली आए, बड़े पैसे से थे, शादी हो गई, चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा की शादी हो गई, तो भाई समधी समधी हो गई, रिश्तेदारी हो गई, तो वो कुछ कर ही नहीं पाए। डेनिश उचक रहे थे, तो उनको बंगाल के जो बांग्लादेश के सेरामपुर है वहीं पे ठोक दिया इन लोगों ने। थोड़ा बहुत डच उछले, डच अच्छा उछले, उन्होंने पूरा कर्नाटिक और कोरोमंडल वाला क्षेत्र को कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में जो त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा है उसने उनको इतना मारा कि बाद में वही भग गए कोलाचल के बैटल में, उसके बाद बेदरा के युद्ध में साफ कर दिया। तो बाकी लोग कहते हैं ना कि किस्मत इनकी बुलंद थी, ये कह लो। अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा नहीं हारते ना, तो अंग्रेज 10-20 साल बाद ही साफ हो जाते, क्योंकि तब मराठा क्या करते, तब पहले दिल्ली जाते, मुगल बादशाह को तो वैसे ही अपने अंडर में रख ही लिए थे। उसके बाद क्या करते हैं, वो घूम घूम के अंग्रेजों को पीटते और भगा देते, क्योंकि नाना फडणवीस क्या बोल के गया था, कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, अंग्रेज। टीपू सुल्तान को ही पता सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, अंग्रेज। अगर कहते ना हमारे देश का इतिहास कुछ और होता, अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत जाते तो कुछ और होता, शायद हम गुलाम ही ना होते कभी। क्योंकि भले ये प्लासी जीत ली 1757 में, लेकिन मराठा मराठा थे। मराठा उस समय तक लगभग 40%, भारत का 40% एरिया उनके पास था, और उस समय भारत में पाकिस्तान भी था, उस समय भारत में की बॉर्डर अफगानिस्तान से लग रही थी, उस समय भारत में का लगभग हिस्सा म्यांमार के पास, मतलब म्यांमार वाला भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास, तो 40% हिस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं मराठा। और अगर मराठा नहीं हारते, और मैं कहता हूँ मराठा हारे और उसी का सदमा लग के जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो चले गए, तो बस ये दो ब्लंडर हो गए। ये इन्हें कहते हैं सबसे मतलब कोई आपसे कहे कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कुछ और हो सकता था, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसको आप बदल देते तो शायद मॉडर्न हिस्ट्री कुछ और होती। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा लिखना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। क्लियर है कहानी? यस सर। अब यहाँ पे टाइमलाइन लिखी हुई है, टाइमलाइन पढ़ के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा या हो ही रहा होगा कि सबसे पहले देखो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त वाली किसके साथ होगी? मुगल के साथ। और 16 अगस्त वाली किसके साथ हुई थी? अवध के साथ। इस संधि को प्रिकर्सर माना जाता है कि हाँ, इसमें क्या शर्त रखी गई थी कि भाई अंग्रेजों की आर्मी अब तेरे पास रहेगी, क्योंकि अवध को वो एज अ बफर स्टेट यूज कर रहे थे। किसके लिए? किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ। क्योंकि 1765 की अगर मैं बात करूंगा तो उस समय भी माधवराव फर्स्ट, जो माधवराव फर्स्ट है उसका रोल था, और बड़ा गजब का आदमी था वो माधवराव फर्स्ट। उसने हैदर अली को कितना परेशान किया। तो अवध को ऐसा बफर स्टेट यूज कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अवध को एनेक्स नहीं किया। लेकिन हम ये नहीं, जब भी मैं सब्सिडियरी अलायंस की बात करूंगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा फर्स्ट टू साइन सब्सिडियरी अलायंस इज निजाम ऑफ हैदराबाद। तो अवध को क्यों नहीं कहते? क्योंकि अवध में जो शर्तें थी वही शर्तें हमें लगभग उसी का मॉडिफाइड वर्जन मिलता है वेलेजली की सब्सिडियरी अलायंस में। लेकिन अवध के समय क्लाइव के मन में ऐसा कुछ था नहीं कि हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे पाए। अभी वो क्लाइव को समझ में था कि हम इतने बड़े अभी नहीं हुए हैं कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे पाए, या लोग हमसे डर के हमसे प्रोटेक्शन ले ले। लेकिन 1798 आते आते कहानी कुछ की कुछ हो चुकी थी। मराठा, दो एंग्लो मराठा वॉर, एक तो हारी, मतलब फर्स्ट हो चुका था, सेकंड में भी लगभग हार ही रहे थे, चल ही रहा था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और टीपू सुल्तान से जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें उससे उसके बच्चे छीन लिए, 3 करोड़ रुपए उससे मांगा गया, 1.5 करोड़ तभी दे दिया, 1.5 करोड़ रुपए की किस्त भरा हुआ जा रहा। और भी हैदराबाद है, त्रावणकोर है, वो सब इसके अंडर में आई गए थे। तो तब कंडीशन और थी। और सबसे पहले इसने सॉफ्ट जो जिसे कहते हैं टारगेट था वो हैदराबाद था। हैदराबाद को इन्होंने तभी तोड़ दिया जब इससे नॉर्दर्न सरकार चीना था। उसकी कहानी मैंने आपको बताई है पिछली क्लास में, ये थोड़ी आग दिखा भी रहा था, लेकिन उन्होंने मुगल बादशाह से ही लिखवा लिया कि भाई नॉर्दर्न सरकार हमको चाहिए, क्योंकि हमें अपना बंगाल वाला जो प्रेसिडेंसी है और मद्रास वाली जो प्रेसिडेंसी है उसको मिलाना है।
और यहाँ बीच में आता है नॉर्दर्न सरकार, यानी हिंदी में कहते हैं उत्तरी सरकार। और ये एरिया किसके पास है? हैदराबाद के पास है, ये मुझको चाहिए। तो हैदराबाद तभी से इनके अंडर में आ गया था, भाई डर ही गया इनसे, तो इसने साइन कर लिया। फिर तंजौर, तंजौर वाला जो इलाका है इसको आज तंजावुर भी कहते हैं। तंजौर में भी मराठा लोग रूल करते थे। ये वही तंजौर है जहाँ पे आप लोगों को अगर ध्यान हो, मैं उम्मीद करता हूँ शायद ध्यान होगा, जब मैंने आपको कर्नाटिक वॉर पढ़ाया था, मैं चंदा साहब की बात बताई थी और मैंने बोला था ये चंदा साहब दामाद था और इसको पकड़ ले गए थे मराठा और 8 साल जेल में रखे थे। तो ये तंजौर के मराठे पकड़ ले गए थे। 1799 में मैसूर ने साइन कर दी। तो मैसूर में किसने साइन की? वोडियार का जो राजा था, क्योंकि 1799 में पहले टीपू सुल्तान के माथे में गोली मारी, टीपू सुल्तान चले गए। फिर जो पुराना राजवंश था वोडियार, ये हिंदू था, बेसिकली ये हिंदू राजवंश था। इसी का एक छोटा बच्चा था 8-9 साल का, उसको बिठाया गद्दी में, उससे बोला बेटा साइन कर दे। मैसूर ने भी साइन कर दी। ठीक है। उसके बाद हम देखें अवध, 1801 में अवध ने साइन कर दी। बता रहे हैं 12 अगस्त 1801 में अवध ने साइन कर दी। लेकिन जब अवध ने साइन की ना, कर रहा हूँ सब क्लियर करता हूं मैं पहले। इस जूम ऐप भी कभी कभी हैंग हो जाता है। देखो 1801 में अवध को एनेक्स, अवध से साइन करवाई। अवध से कौन सा स्टेप लिया? जो 4th स्टेप मैंने क्या बताया था कि भैया तेरे पास पैसा नहीं है तो अपनी जमीन दे दे। तो अवध से रोहिलखंड का इलाका ले लिया। रोहिलखंड मतलब आज का उत्तराखंड, मोटे तौर पे आज का उत्तराखंड समझ लीजिए। तो आज का उत्तराखंड लगभग वाला जो इलाका था इससे छीन लिया। इससे 4थे स्टेप तक चले गए, क्योंकि अवध से को 1765 में 2 संधियां साइन हुई, जिनको हम दोनों को कंबाइन कहते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। एक संधि हुई 12 अगस्त को, एक संधि हुई 16 अगस्त। 12 अगस्त को संधि किसके बीच में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल के बीच में। क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में मुगल भी हारे, अवध भी हारा और बंगाल वाला वो जो मीर कासिम था वो हारा। तो मुगलों के बीच साइन हुई और मुगलों को बोला भाई तू दिल्ली से तू उठ जा। दिल्ली से इनका बोरिया बिस्तर उठाया, उनको क्या बोला कि भाई तुम इलाहाबाद में रहोगे, अब इलाहाबाद के कड़ा में। जैसे होता है ना कि भाई कहते हैं गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो उसको उस गली से बाहर निकालो, उस कुत्ते को बाहर निकालो, अभी उसको शेर से चूहा बनाते हैं। तो मुगल दिल्ली से रूल कर रहे थे, उनको बोला इनको इलाहाबाद भेजो और पेंशनर कर दिया मुगल को। 16 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि साइन हुई अवध के साथ। OUDH स्पेलिंग है, इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है OUDH, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है अवध। इसके साथ संधि साइन हुई और इससे क्या बोला? यहाँ पे शुजाउद्दौला था, उससे क्या बोला कि भैया पहले तो ला 50 लाख रुपए, ये इस युद्ध में मेरा बड़ा खर्चा हो गया, अंग्रेजों ने 50 लाख मांगा। उससे फिर क्या बोला? अगली बार तुम हम पे हमला करो, क्योंकि तुम करोगे ही, तो तुम अगली बार हम पे हमला ना करो, इसलिए हमारी आर्मी अब तुम्हारे यहाँ रहेगी और उसका खर्चा भी तुम दोगे हमें। तो 1765 से ही अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है। और सिर्फ, हाँ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की कहानी बता रहा हूँ मैं। 1765 से ही अवध के पास अंग्रेजों की आर्मी है और 1801 आते आते अवध इतना बर्बाद हो गया, इतना कंगाल हो गया कि इससे इसका पूरा इलाका ही छीन लिया, रोहिलखंड का इलाका छीन लिया, क्योंकि आर्मी तो उसके यहाँ रह नहीं थी, आर्मी का खर्चा इनको देना ही था। और इनका अंग्रेजों का हिसाब किताब अंग्रेज ही जाने किस हिसाब से पैसा मांगते थे। तो रोहिलखंड का इलाका इससे छीन गया। अच्छा, ये जो अवध है 1765 तक अवध की राजधानी क्या थी? इलाहाबाद। लेकिन 1765 में इलाहाबाद अवध से लेके किसको दे दिया गया था? मुगल को दे दिया गया। तो मुगल के राजा को बोला भाई तुम इलाहाबाद में बैठो। तो 1765 के बाद से अवध कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। 1765 के बाद से अवध की मेन राजधानी क्या हुई? लखनऊ हो गई। और 1857 की क्रांति में लखनऊ से में भी बगावत होगी, क्योंकि त्रस्त हो गए, अवध वाले भी त्रस्त हो गए अंग्रेजों से, लूट लिया, लूट खाया गया अवध को इन लोगों ने। तो बेगम हजरत महल जो रहेंगी, इनकी कहानी जब क्रांति आएगी तो मैं समझाऊंगा। तो 1857 की क्रांति में सब्सिडरी लाइंस का बहुत बड़ा योगदान है और उससे बड़ा भी योगदान है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो इस तरह इन लोगों ने समय के साथ बहुत सारे एरिया को से सब्सिडरी लाइंस क्या करवा ली? साइन करवा ली। ये आरकोट को 1801 में, गायकवाड़
गायकवाड़ कौन, गुजरात वाले 1802 में, सिंधिया भोसले 1803 में, 1810 से लेकर 1820 के बीच में 10 सालों के अंदर पूरे राजपूत स्टेट, जो छोटे बड़े राजपूत राजा थे, उनसे भी सब्सिडी लाइन साइन कर ली। 1818 में आके होलकरों से साइन करा ली। कहीं कहीं आपको 1805 भी लिखा होगा होलकर से साइन, तो ये भी सही है। 1805 में होलकरों ने साइन कर दी सब्सिडी अलायंस, लेकिन उसका जो व्यापक रूप दिखा जिससे होलकर को बर्बाद किया, वो कब किया? 1818 में। तो आज की कहानी यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने सब्सिडी लाइंस आपको पढ़ा दी है, और कल की क्लास में हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखेंगे, ठीक है? जी सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।